त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज हम डिस्कस करेंगे जो इंटर की अर्थशास्त्र की किताब है, उसमें दो भाग हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र का और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र का। तो जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो मई 2021 में शुरू होने वाली हैं। ठीक है, अब चाहे वो उत्तराखंड का बोर्ड है, चाहे यूपी का है, चाहे एमपी का है, बिहार का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है, ठीक है, कहीं कहीं बोर्ड है। तो जहां पर एनसीईआरटी की बुक चलती है, ये वाली माइक्रो इकोनॉमिक्स की और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसकी आज से हम क्या करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे कि किस प्रकार से हम बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। तो यहाँ पर आज पहला जो वीडियो है वह माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहा हूँ, और माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है वह माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय से शुरू होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, किताब का नाम जैसे मैंने बताया, इंटर की अर्थशास्त्र की पहली जो बुक है उसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स उसे कहते हैं। अब देखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से ये पहला पार्ट है कि कौन कौन से प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, और लेसन पहला है तो पहले लेसन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला है सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता का नाम लिखो। तो जो सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो जन्मदाता है वो है एडम स्मिथ। यहाँ पे लिखा हुआ है एडम स्मिथ, अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो शुरुआत होती है वो एडम स्मिथ से शुरू होती है। इसी के साथ प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। सदाबहार आने वाला प्रश्न है हमेशा। ओके, तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वह एडम स्मिथ को कहते हैं। तो पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही चलती थी, ठीक है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी वही हो गया और अर्थशास्त्र का पिता भी वही हो गया, जनक भी वही हो गया। ठीक है, और अगला इसी में जो प्रश्न बनता है कि जो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई, वो परिभाषा दी गई एडम स्मिथ के द्वारा। उसने क्या कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसी के साथ अगला प्रश्न आता है, प्रश्न लिखा नहीं बोर्ड पे, सीधे बता रहा हूं कि एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी 1776 में। तो उसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, हिंदी में हो गया राष्ट्रों का धन। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक व्यापारी, एक व्यक्ति की बचत, एक व्यक्ति की आय, तो इसे कहते हैं व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं की जगह व्यक्तिगत क्रियाएं भी आती हैं। क्या आती हैं? व्यक्तिगत क्रियाएं। अब चाहे व्यक्तिगत क्रियाएं कहो, देखिए, चाहे छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं कहो, दोनों का मीनिंग क्या है? एक ही है। तो आप सीधे इस परिभाषा को लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कितनी हैं। तो एनसीईआरटी की इस पुस्तक के अनुसार अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं 3 हैं। कितनी है? यहां पे लिखा हुआ है 3 है। ओके जी, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं, पहली समस्या है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी समस्या है इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, और तीसरी समस्या है इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर के लिए तो हो गया कि 3 है, लेकिन जब बड़ा प्रश्न आएगा तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो उत्पन्न काहे को होती हैं, वो उत्पन्न क्यों होती हैं। ये उत्पन्न इसलिए होती हैं कि जो इंसान है, मनुष्य है, उसकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं जिनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी तुलना में जो संसाधन है, ओके, चाहे हम जो संसाधन आप लेते हैं, यदि हम स्टार्टिंग करें कृषि उत्पादों से तो उनकी मात्रा भी सीमित रहती है। ठीक है, वन है वो भी क्या है, सीमित मात्रा में है। यदि हम बात करें सोना चांदी लोहा, जो जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनकी मात्रा भी क्या है,
लिमिटेड ही है। ओके, और इसके साथ ही क्या होता है कि इंसान की एक आवश्यकता पूरी होती है तो अगली आवश्यकता जन्म ले लेती है। तो इस प्रकार से देखिए, आवश्यकताओं की अधिकता और संसाधनों की कमी के कारण जो समस्या पैदा होती है, ठीक है, उसी से ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की शुरुआत होती है। और यदि संसाधन क्या होते, असीमित होते, तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। ओके, और न अर्थशास्त्र में पढ़ाने का ये मौका मिलता। तो इस प्रकार से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अब किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। अब देखिए, अर्थव्यवस्था के सामने, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सामने पहली समस्या आती है कि सीमित संसाधनों के द्वारा किन किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, किन किन क्या किया जाए, तो देश देखता है कि भाई पहले मुझे क्या करना है, हमारे यहाँ खाद्यान्नों की कमी है तो खाद्यान्नों का पैदा कर सकता है। ओके, कपड़े बनाने हैं, फैक्ट्रियां लगानी है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे लगाई जाएंगी। तो ये पहली समस्या आती है कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहले कृषि पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, इंसान ने जैसे किया है। उसके बाद औद्योगिक पदार्थों की ओर बढ़ा है। अगला आता है कि कितनी मात्रा में, अब कितनी क्वांटिटी में वो पैदा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, संसाधन सीमित हैं। तो इस प्रकार से ये पहली समस्या हमारी यहाँ पे आ गई। दूसरा, यहीं पे देखें कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अब तय कर दिया कि हमने कृषि पदार्थों का उत्पादन करना है और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करना है। ठीक है, तय हो गया, क्वांटिटी, मात्रा निश्चित कर दी। उसके बाद आती समस्या कि मेथड की, कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, उत्पादन कैसे किया जाए। ठीक है, तो उत्पादन की अलग अलग तकनीकियां हैं, मुख्य रूप से दो ही हैं। एक तो है श्रम प्रदान, कि हाथों से किया जाए, ठीक है, परंपरागत तरीके से किया जाए, या फिर मशीनों से किया जाए। तो ये देश अपने संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे हाथ से करना है काम या मशीनों से करना है। इन दोनों में से वो किसी के द्वारा भी क्या कर सकता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकता है। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी है कि वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। पहला तो आया कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ओके, कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते, और तीसरा आ गया इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात हमारे लिए किया जाए। देश में जो लोग रहते हैं, जो जो उत्पादन करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। ओके, तो यहां पर आती है कि जो उत्पादन होता है वो उत्पादन के बहुत सारे साधनों की सहायता से होते हैं। तो मुख्य रूप से 4 साधन है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और साहस है। तो इनके बीच क्या होना है कि जितना भी यहाँ पर आय जनरेट हुई उत्पादन करने से, इनके बीच वितरण होना है। ठीक है, इनके बीच वितरण होना, अर्थात राष्ट्रीय आय का यहाँ पर वितरण होना है कि भूमि का कितना लगान होगा, श्रम की कितनी मजदूरी जाएगी, या इसी प्रकार से पूंजी का कितना ब्याज जाएगा और साहसी का कितना लाभ होगा। तो इस प्रकार से इन 3 समस्याओं को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अगला लेते हैं, 5वां क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं। अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं, या अर्थशास्त्र में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो ये होती हैं 5 प्रकार की। ठीक है, पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है विनिमय, फिर चौथा है वितरण, और लास्ट है लोक वित्त या राजस्व। ठीक है, तो ये 5 जो चीजें हैं आपने याद करनी है। और यहां पर आता है जो उपभोग है, ये सभी आर्थिक क्रिया, अर्थात जितने भी काम इंसान के द्वारा किए जाते हैं पैसा कमाने के लिए, इनका आदि यानी स्टार्टिंग कहां से होती है। इंसान को खाने के लिए अन्न चाहिए, तो क्या करेगा, खेती करेगा। ओके, और उत्पादन करेगा और फिर खाएगा, फिर करेगा, फिर खाएगा। इस प्रकार से चलता रहेगा क्रम, यह चलता रहता है। तो जो उपभोग है, कंजम्पशन, यह जो है सभी प्रकार की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, उनका यह आरंभ और अंत माना जाता है। किसको, उपभोग को। अब 6वां प्रश्न लेते हैं। 6वां प्रश्न है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में भेद बताइए। इन दोनों में अंतर बताना है। तो जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है उसका दूसरा नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ओके, और जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसका दूसरा नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों के बीच का अंतर हमें देखना है कि जो ये बाजार अर्थव्यवस्था है, मार्केट इकोनॉमी है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप 2 कॉलम बना लेंगे यदि बड़ा प्रश्न आता है। ओके,
तो डिटेल में लिखेंगे, छोटा आता है तो एक ही लाइन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक ही लाइन में कब समाप्त होगा, इसका आंसर सीधे सीधे होगा कि जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है, इसमें समस्त प्रकार के जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन सरकार नहीं करती है, बल्कि निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्री इकोनॉमी। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है कि जो अपने आप चलती है। ठीक है, सरकार उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती है। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और बड़े रूप में कैसे लिखेंगे, एक कॉलम इधर आ जाएगा, एक कॉलम आ जाएगा। तो देखिए, केंद्रीकृत योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सभी आर्थिक क्रियाकलापों की योजना सरकार बनाती है। जितने भी देश में प्रोडक्शन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उनका करने का काम जो करती है वो सरकार करती है। लेकिन इधर चलेंगे दूसरे पक्ष में तो उल्टा हो जाएगा, सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप बाजार तय करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बाजार अर्थव्यवस्था की बात की गई है तो बाजार में तय होता है कि बाजार में कौन तय करता है, मांग और पूर्ति की शक्तियां। ठीक है, यदि वस्तुओं की बाजार में मांग होगी तो वस्तुओं का ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो पूर्ति बढ़ाई जाएगी, और यदि मांग नहीं है तो पूर्ति घटाई जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मूल्य तय जो होता है किसमें, बाजार अर्थव्यवस्था में, मूल्य सरकार नहीं करती है तय, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तय होता है। और इधर वाले पक्ष में क्या होता है, सरकार ही उसको तय करने का काम करती है। अगला देखिए, सरकारी स्वामित्व। ये केंद्रीकृत जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन के जितने भी साधन है उन पर क्या होता है, सरकार का अधिकार होता है। खेत खलिहान से लेकर फैक्ट्रियों से लेकर जो एवरीथिंग है, ठीक है, सार्वजनिक महत्व की, उन पर सरकार का अधिकार रहता है। लेकिन इधर दूसरे पक्ष में जाते हैं तो यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ निजी स्वामित्व होता है कि उत्पादन जो फैक्ट्रियां हैं, खेत खलिहान है, वो क्या होते हैं, लोगों के नाम पे होते हैं या उद्योगपतियों के पास होते हैं। ओके, इसी प्रकार से अगला देखें कि जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, यहाँ वर्ग संघर्ष नहीं होता है। वर्ग संघर्ष अर्थात वर्ग संघर्ष कहां पर होता है कि जहां पर एक वर्ग धनी हो जाता है और एक निर्धन हो जाता है। तो ऐसे में एक पूंजीपति होता है और एक क्या होता है, निर्धन वर्ग होता है। तो वहां तो स्टार्टिंग होती है वर्ग संघर्ष। ठीक है, तो निर्धन वर्ग श्रमिक जो फैक्ट्री में काम करता है। लेकिन जहां केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, जब सारा काम सरकार कर रही है तो सरकार संसाधनों का वितरण अर्थात जो इनकम जनरेट होती है उसको इस प्रकार से वितरित करती है कि सबका हिस्सा लगभग क्या आ जाए, बराबर आ जाए, भेदभाव का शिकार ना हो। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ ठीक उल्टा होता है बाजार अर्थव्यवस्था में कि वर्ग संघर्ष स्टार्टिंग हो जाता है किसके बीच, पूंजीपति वर्ग के बीच, और दूसरा जो वर्ग है जो फैक्ट्री में काम करता है श्रमिक वर्ग के बीच। ठीक है, तो यहाँ क्लास स्ट्रगल होता है। और अगला है आर्थिक समानता। जो ये वाली अर्थव्यवस्था है यहाँ पर सरकार का दखल रहता है, सभी काम सरकार कर रही है, तो ज्यादा अमीरी और गरीबी का अंतर देखने को नहीं मिलता है। ओके, लेकिन इधर क्या होता है, आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, असमानताएं बढ़ जाती हैं। ये काय को बढ़ती हैं, ये इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है उसके पास बहुत सारा धन है, सारी फैक्ट्रियां, ठीक है, बड़े बड़े जो बागान है उन्हीं के नाम पे है, तो उसका जो मुनाफा होता है वो सब कहाँ जाता है, वह बड़ी बड़ी कंपनियों के जेब में चला जाता है। ओके, और जो श्रमिक वर्ग है, क्योंकि जो मालिक है उनको कम वेतन देते हैं, तो इस प्रकार से आर्थिक विषमता पैदा हो जाती है। एक हो जाता है बहुत अमीर तबका और एक हो जाता है बहुत गरीब तबका। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया इसकी अंतर वाली विशेषताएं। ये दोनों में अंतर है क्योंकि जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है उसका ठीक जो उल्टी अर्थव्यवस्था है वो बाजार अर्थव्यवस्था होती है, या ये वाली अर्थव्यवस्था कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और इसको कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार की कुछ विशेषताओं को हमने लिया है। ओके, वैसे बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगला है 7वां नंबर का क्वेश्चन, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है। तो आंसर है कि जो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है उसका जो स्टार्टिंग होता है क्या है का अध्ययन करता है, व्हाट इज का यह अध्ययन करता है। ठीक है, कि जो उसको दिखाई दे रहा है, अर्थात यह कारण और परिणाम के बीच की व्याख्या करता है कि
कारण क्या था और उसका परिणाम क्या निकला। ठीक है, जैसे कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग घट जाती है, तो कारण क्या है, कीमत बढ़ने से, कारण था कीमत बढ़ा और परिणाम निकला वस्तु की मांग घट गई। यह उल्टा भी हो सकता है कि कीमत घटने से कारण है कि वस्तु की कीमत घट गई, परिणाम निकला वस्तु की मांग बढ़ गई। ओके, तो इस प्रकार से यह कारण और परिणाम के बीच की व्याख्या करता है कौन, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। इसका कोई वस्तु कैसी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छाई से बुराई से सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का कोई लेना देना नहीं है। ओके, कि क्या गुड है और क्या बैड है, इस सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का कोई लेना देना उससे नहीं है। तो इस प्रकार से ये हो गया सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, जिसमें क्या होता है, क्या है का अध्ययन किया जाता है, व्हाट इज। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया। ओके, इसमें उदाहरण हो सकता है मांग की बात की, पूर्ति की बात कर लेते हैं। यदि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, तो कारण क्या है, कीमत का बढ़ना और परिणाम निकला पूर्ति का बढ़ना, क्योंकि फायदा दिखाई दे रहा है। और यदि जैसे जैसे कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है, तो कारण आ गया कीमत का और इधर परिणाम दिखाई दे रहा है हमको। तो इस प्रकार से कारण और परिणाम के बीच की जो व्याख्या करता है, जो उसको डिफाइन करता है, वो होता है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। अगला इसी का दूसरा प्रश्न आता है इसी में, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, ये सकारात्मक हो गया, ठीक है, और ये हो गया आदर्शक। तो इसका स्टार्टिंग कहां से होता है वाक्य, क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। ओके, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। तो देखिए, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण जो होता है कि वस्तु के कारण परिणाम की व्याख्या तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण ने कर दी, लेकिन यहां पर यह बतलाता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए क्या जरूरी है। जैसे यहां पे सकारात्मक हमने पढ़ा कि कीमत बढ़ती है, ठीक है, तो मांग घटती है। तो यदि ज्यादा कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, वो तो व्याख्या करेगा, केवल बताएगा कि कीमत बढ़ती है, इसलिए भी मांग भी क्या हो रही है, घट रही है, या कीमत घट रही है तो मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन कीमत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो यही बताएगा कि कीमत बढ़ रही है इसलिए मांग घट रही है। तो कीमत बढ़ने का आप जानते हैं कि लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है, वस्तुएं महंगी हो जाती है। तो यहां पर जो हमारा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण ये बतलाता है कि कीमतें कम होनी चाहिए। ठीक है, कीमतें कम होनी चाहिए, अर्थात ये वांछनीयता और अवांछनीयता के बारे में, ठीक है, अच्छाई और बुराई के बारे में बतलाता है। कि जैसे कि जनसंख्या के बढ़ने के कारण कई समस्याएं पैदा हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, अपराध बढ़ रहे हैं, ठीक है, आवास की समस्या पैदा हो रही है, कई प्रकार की समस्या, प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है। तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तो केवल कारण और परिणाम के बारे में व्याख्या करेगा, लेकिन इधर ये बतलाएगा आदर्शक विश्लेषण कि ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा थोड़ी बैठा रहेगा जो हो रहा सही हो रहा है। ये बतलाएगा कि जो जनसंख्या बढ़ रही है वह देश के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, उसकी सेहत के लिए, इसको घटाना क्या है, बहुत जरूरी है। खाद्यान्नों का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएंगे, लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो यहां पर जो ये आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है ये बतलाता है कि जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं कि वह कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। तो इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग हो गया, लेकिन इसी में हम देख सकते हैं कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और जो आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सिक्का होता है ना, तो एक तरफ क्या होता है, हेड, और एक तरफ होता है टेल। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पता चला टेल नहीं है, ठीक है, और केवल हेड है, तो सिक्का क्या हो जाता है, खोटा हो जाता है। तो यहां पर देखिए कि सकारात्मक और आदर्शक अलग अलग न होते हुए दोनों इकोनॉमी में एक साथ काम करते हैं, लेकिन हम यहां पर आपको अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है या दोनों है। तो उत्तर होगा कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र, और कभी आता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताइए, या क्वेश्चन हो सकता है कि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र बताइए। तो अर्थशास्त्र का जो विषय क्षेत्र, अर्थात अर्थशास्त्र में क्या पढ़ाया जाता है, वही उसका विषय क्षेत्र है।
तो अर्थशास्त्र का विषय जो क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का और दूसरा भाग आता है समष्टि अर्थशास्त्र का। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से क्या पढ़ाया जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में पहला आता है वस्तु की कीमत निर्धारण के सिद्धांत। ठीक है, वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत अर्थात वस्तु की कीमत कैसे तय होती है, सर्विस की कीमत कैसे तय होती है। ओके, तो हम जानते हैं कि वस्तु की जो कीमत तय होती है वो मांग और पूर्ति के द्वारा तय होती है। जहां पर मांग और पूर्ति क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, वहां पर वस्तु की कीमत क्या होती है, तय होती है। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। तो वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत इसमें आता है। दूसरा आता है साधन निर्धारण के सिद्धांत। वस्तु अलग चीज हुई और साधन अलग हुई। वस्तु तो क्या हुआ, जैसे गेहूं चावल हो गए, कपड़ा हो गया, ठीक है, ये चश्मा हो गया, ओके, बोर्ड हो गया, ये तो वस्तु हो गई। ठीक है, अब साधन की जो कीमत है, ठीक है, उनको भी क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। तो साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे होगा, तो उसके भी सिद्धांत आता है, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, जिसमें आता है लगान का सिद्धांत, ठीक है, मजदूरी का सिद्धांत, ठीक है, ब्याज का सिद्धांत, इसी में आता है, ठीक है, लाभ का सिद्धांत। तो इस प्रकार से पहला कीमत निर्धारण का सिद्धांत होगा विषय क्षेत्र। दूसरा हमारे पास हो गया साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। और तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। क्या आता है, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। क्यों कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उन सबका मकसद क्या है, व्यक्ति का अधिक से अधिक कल्याण करना। और कल्याण कब होगा उसका, जबकि उसके पास जीवन को जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसके पास हो। तो इस प्रकार से इसका विषय क्षेत्र को हम 3 टॉपिक के अंदर ले सकते हैं। व्यष्टि का कि वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत, दूसरा हो गया साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, और तीसरा हो गया आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के बाद आता है समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है उसका पहला जो हेडिंग है वह है आय उत्पादन एवं रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, आय उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत, जो कि जिसमें मुख्य रूप से केन्स के सिद्धांत आते हैं या परंपरागत अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत भी इसमें आता है। दूसरा आता है सामान्य कीमत निर्धारण का सिद्धांत। ठीक है, मुद्रास्फीति के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। तीसरा इसमें आता है आर्थिक विकास का सिद्धांत, और जो अंतिम आता है वो आता है व्यापार चक्रों का सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र हमने दोनों बता दिए, और यही मिलकर अर्थशास्त्र को बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं और आर्थिक समस्या क्यों जन्म लेती है। ठीक है, तो आर्थिक समस्या क्या होती है, पहले भी डिस्कस किया था केंद्रीय समस्याओं में, कि मानव की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं और सीमित हैं, जबकि उनको पूरा करने के लिए संसाधन सीमित मात्रा में हैं। ठीक है, सीमित मात्रा में है, इसलिए जो समस्या पैदा होती है उसे आर्थिक समस्या कहते हैं। और ये आर्थिक समस्या ही कहलाती है चयन की समस्या। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चयन की समस्या किसे कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो चॉइस क्या बताया हमने, प्रॉब्लम की, कि चयन की समस्या क्या है कि संसाधनों की दुर्लभता और आवश्यकताओं की अधिकता के कारण जो समस्या पैदा होती है उसे चयन की समस्या कहते हैं, और इसी को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। तो आर्थिक समस्या के कारण भी देख लेते हैं कि इसी में आ रहा है कि पहला है कि आवश्यकताओं का अत्यधिक होना। हेडिंग है पहली कि आवश्यकताओं का अत्यधिक होना। मानव की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक आवश्यकता पूरी नहीं होती है और अगली आवश्यकता शुरू हो जाती है। माना कि एक कमीज आज ले ली, ठीक है, 2-4 दिन बाद दूसरी कमीज देखेंगे, फिर क्या हो जाएगी, अरे मुझे अगली कमीज भी चाहिए। ठीक है, एक जूता ले लिया, ठीक है, तो फिर किसी का देखा तो फिर होगा माना यार एक से तो काम नहीं चलने वाला, ये होना चाहिए। ओके, एक मकान बनाना ही वो कोई कम पड़ जाता है, दूसरे मकान की डिमांड होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से मानव की आवश्यकताएं क्या है, बहुत ज्यादा है। उसके दूसरा उल्टा क्या है कि साधन सीमित है। आदमी के पास जमीन क्या है, सीमित है, पैसा क्या है, सीमित है, पैसा क्या है, सीमित है। तो इस प्रकार से आवश्यकताएं असीमित है और जो संसाधन है वो सीमित है। ठीक है, चाहे नेचुरल संसाधन जैसे लोहा है, सोना, तांबा, चांदी, पेट्रोलियम, हर चीज क्या है, सीमित मात्रा में धरती में। ओके, अगला है
कि संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, कि जो संसाधन जिनको हम प्रयोग करते हैं उनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है, अर्थात एक प्रयोग से, अर्थात उसका हम कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दूध का उदाहरण लेते हैं, दूध यदि कम है, ठीक है, तो चाय बनाने में डाल सकते हैं। ओके, यदि 1 पाव दूध आता है, यदि दूध क्या हो जाता है, बहुत सस्ता हो जाता है और आपके घर में 3 किलो दूध आ जाता है, तो आप उस दूध की सहायता से दही बना सकते हैं, मक्खन, पनीर, घी, छाछ सब बनेगा। ओके, तो इस प्रकार से देखिए, जब कम है तो एक इस्तेमाल, और जब सस्ता हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो अनेक प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अर्थात वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो आता है हमारे पास वैकल्पिक प्रयोग के बाद, कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। अर्थात जितनी भी आवश्यकताएं इंसान की होती हैं, आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, लेकिन हर समय एक ही जैसी आवश्यकता नहीं रहती है, आवश्यकता समय के अनुसार बदलती रहती है। तो जो आवश्यकता मनुष्य की वर्तमान समय में सबसे पहले उसके सामने खड़ी है, ओके, तो आदमी उसका समाधान करता है। ठीक है, कि जैसे अब अप्रैल में हमारा न्यू सेशन शुरू होने वाला है 2021 का, तो अभिभावक के साथ चुनौती क्या है कि बच्चों की भाई फीस जमा करनी है, उनके लिए बुक्स लेनी है, तो ये पहली समस्या है उसके पास। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले ध्यान देगा वो। ठीक है, और जब उनका एडमिशन करा देगा, ठीक है, उनके लिए सारे जो ड्रेसेस है वगैरह लेके आ जाएगा, तो समस्या वहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे के बारे में सोचेगा। तो जब एडमिशन शुरू होते हैं तो अभिभावक के सामने अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना, ठीक है, और उसके लिए जितने भी चीज़ें चाहिए वह पहले प्राथमिकता में होता है। तो आवश्यकताओं की तीव्रताएं क्या होती हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग होती हैं, जैसे उदाहरण में मैंने आपको बताया। और जो अंतिम समस्या आती है वो होती है चयन की समस्या। ठीक है, चयन की समस्या, क्या किन किन वस्तुओं का हम क्या करें चयन कर सकते हैं, किसको खरीद सकते हैं, किसको बना सकते हैं, तो ये चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। तो इस प्रकार से जो आर्थिक समस्या है उसके कौन कौन से कारण हैं, पहला बोला आवश्यकताओं का अत्यधिक होना, दूसरा बोला संसाधनों का सीमित होना, तीसरा बोला संसाधनों की वैकल्पिक प्रयोग, चौथा बोला आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है, और अंतिम बोला चयन की समस्या। तो इस प्रकार से जो मैंने आज आपको बताए व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर इंटरमीडिएट, ठीक है, अर्थशास्त्र का, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताए, ठीक है, और कुछ हमने आपको क्या किया मौखिक रूप से बताए। ठीक है, और यदि आप इन प्रश्नों को चैप्टर वाइज, अगला हमारा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर का आएगा, तो यदि आप इनको पढ़ेंगे तो आशा और विश्वास है कि निश्चित रूप से आप, ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक अंक क्या कर सकते हैं, इस विषय में प्राप्त कर सकते हैं।